नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। वाराणसी ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में आज वाराणसी की जिला जज अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो इस केस में आगे भी बड़ा अहम साबित होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में उन 5 महिला याचिकाकर्ताओं की याचिका सुनने की योग्य है, जो मस्जिद परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की इजाजत देने की मांग कर रही हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में दलील दी थी कि महिलाओं की याचिका सुनने के योग्य ही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के एतराज को खारिज कर दिया, जिसके बाद बाहर याचिकाकर्ताओं ने इसे अपनी जीत मानते हुए जश्न मनाया। आज हम लोग घर में सभी लोगों से, सारे हिंदूवासी, सारे काशीवासियों, सारे सनातन धर्म से, मेरे हाथ जोड़ से देशवासियों से विनती है कि सभी लोग अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। आज बाबा की बहुत बड़ी जीत है। हर हर महादेव। इन महिला याचिकाकर्ताओं ने अप्रैल 2021 में रोज पूजा की इजाजत से जुड़ी याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। याचिका का विरोध करते हुए मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि श्रृंगार गौरी मंदिर पूजा करने की याचिका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि 1991 के पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस याचिका को नहीं सुना जा सकता। वाराणसी की कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई के बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी की रिपोर्ट खारिज करते हुए कहा कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुने जाने योग्य है। तो इस मामले में मुस्लिम पक्ष की 3 मुख्य दलीलों जो थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज किया है। पहले तो ये थी कि 1669 में जब तक के भू राजस्व रिकॉर्ड अगर मस्जिद का मालिकाना हक दिखा रहे हैं, कोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भू राजस्व के रिकॉर्ड जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं कर सकते। मुस्लिम पक्ष की दूसरी दलील ये थी कि वक्फ की संपत्ति है ये। इसके लिए वाराणसी कोर्ट ने 1937 के आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें मुस्लिम्स को नमाज करने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये दलील काफी नहीं है, क्योंकि तब हिंदू केस के पक्षकार नहीं थे। मुस्लिम पक्ष ने तीसरी दलील 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की दी और कहा कि 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति थी वो कायम रहनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 5 महिलाओं द्वारा दायर याचिका इसके तहत नहीं आती है। हिंदू पक्ष ने जिन 3 तर्कों को जिला जज के सही ठहराया वो ये है कि विवादित संपत्ति में सिर्फ पूजा का अधिकार मांगा गया है। मंदिर में पहले से ही साल में ये एक बार पूजा होती है। 1993 तक ये रोज श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है। 1993 के बाद याचिकाकर्ताओं को साल में सिर्फ एक बार ही इसकी अनुमति दी गई। जज ने यह भी कहा कि हिंदू पक्ष के विवादित संपत्ति के मालिकाना हक का दावा भी नहीं किया गया है, और ये भी कि मांग नहीं की गई कि विवादित संपत्ति को मंदिर घोषित किया जाए। पक्ष विपक्ष के बहसों को सिलसिलेवार ढंग से थोड़ी सी जिस्ट बताई, उसके बाद लास्ट में बताया कि प्रार्थना पत्र उनका 7-11 खारिज किया जाता है। खारिज हो गया। अब याचिका सुनी जाएगी। 22/9 को डेट लगा है। अब हम लोग जो प्रार्थना पत्र दिए हैं दौरान कमीशन शिवलिंग जो प्राप्त हुए हैं, उनके दक्षिण तरफ जो खाना है व्यास जी का, पूरब तरफ जो दीवार है दीवार को बंद किया गया है, और बैरिकेडिंग के पश्चिम तरफ दीवार है, इसको बलवा हटा करके सर्विस कमीशन कराई जाए। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पक्ष का जो फैसला सुनकर खुश नहीं है। उन्होंने फैसला किया है कि वो वाराणसी कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। आइए सुनते हैं मिराजुद्दीन, जो वकील है ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी के। इस फैसले के खिलाफ आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ तक प्रयास होगा जाएंगे, उसके भी आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आप लोग संतुष्ट नहीं है इस फैसले से? हम संतुष्ट तो अब जब तक हमारा नहीं पढ़े कैसे कर देंगे, जब आप संतुष्ट तो नहीं है। वाराणसी की जिला जज की कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया
वो 20 मई के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत सुनाया गया, जिसमें कहा गया था कि जिला जज 8 हफ्ते में सुनवाई कर ये फैसला करें कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है या नहीं। जज ने याचिका को सुनने योग्य बताते हुए 22 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है, लेकिन ये मामला अभी लंबा खिंचता दिख रहा है। मस्जिद पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल ये मामला इतना आसान भी नहीं है, इससे जुड़े तमाम पहलुओं पे है, उसको हमने करीब से समझने की कोशिश की है। हमने फैजान मुस्तफ़ा जो कानून के जानकार हैं, हमारे संविधान के जानकार हैं, उनसे बातचीत की थी। आइए आपको सुनाते हैं। और इस पूरे मामले को हमें बेहतर तरीके से समझाने के लिए फैजान मुस्तफ़ा कानून के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संविधान को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फैजान साहब जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। जो आज ये फैसला आया, हम देख सकते हैं वहाँ पे महिलाएं बहुत खुश हैं, आस्था का सवाल जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कानून भी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में आस्था भी है, राजनीति भी है और कानून भी है। तो अगर आप हमें समझा सकें कानून के लिहाज से तो क्या कहेंगे? निधि जी, देखिए, मेन बात ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और उस वक्त ये कहा गया था कि 91 का एक्ट आने के बाद अब किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को, उसके कैरेक्टर को बदला नहीं जा सकता था, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि उसके कैरेक्टर को असर्टेन किया जा सकता है, यानी बदलने का सवाल नहीं है, लेकिन उसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है ये देखा जा सकता है। अब आज जो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज हैं जिनको ये केस दे दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज से हटा के एक सीनियर जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया था, जो वहां के सीनियर मोस्ट जज हैं। उनका 26 पेज का ऑर्डर है और उस ऑर्डर में जितने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, ये निधि जी बात हो रही है कि इस केस को सुना जाए या ना सुना जाए, अभी फैसला आने की बात नहीं है जी। तो जो मस्जिद कमेटी ने ऑब्जेक्शंस लगाए थे, जैसे उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के हिसाब से किसी वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इस तरीके का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो जज ने ये कहा कि ये जो वक्फ का मामला है, इसमें औरंगजेब ने तो वक्फ क्रिएट नहीं किया। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद के केस में भी ये हो चुका था कि वो वक्फ साबित नहीं हुआ था, क्योंकि बाबर के वक्फ का कोई सबूत नहीं मिला था, जबकि मस्जिद के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ था वो वक्फ ट्रीट किया जा सकता था, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। तो यहां भी ये कहा गया। दूसरी बात ये कही गई कि जो खसरा का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जिसमें उसको वक्फ की तरह मेंशन किया गया है, उस रिकॉर्ड के आने से वो वक्फ नहीं हो जाता, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई चीज दर्ज हो जाने से किसी की मिल्कियत साबित नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें कोट किया है। तीसरी चीज जो निधि जी सबसे अहम उन्होंने कही है कि यहां पर 91 का जो कानून है वो लागू नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो 5 औरतें हैं जो वहां पर दर्शन और पूजा करना चाहती हैं, ये कह ही नहीं रही कि हम इस मंदिर को मस्जिद बनाना चाहते हैं। ये कह ही नहीं रही कि हमको इसकी मिल्कियत दे दी जाए और ओनरशिप दे दी जाए। ये तो सिर्फ एक पूजा करने के अधिकार को क्लेम कर रही हैं, जो इनका सिविल राइट है, और एक सिविल कोर्ट को उस तरीके के मैटर को सुनने का अधिकार है। तो आज की जो कार्रवाई है, उससे सबसे खास बात जो निकल के आती है वो ये कि अब इस केस को सुना जाएगा। आज सिर्फ इतना ही मैटर था कि क्या इसको सुना भी जाए या ना सुना जाए। 1937 का एक फैसला था जिसमें उसको वक्फ माना गया, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, उन्होंने भी वक्फ माना। मस्जिद इंतजामिया कमेटी का उस पर बहुत जोर था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने यह कहा कि 1937 के फैसले में क्योंकि हिंदुओं को पार्टी नहीं इंप्लीट किया गया, इसलिए उनके ऊपर यह लागू नहीं। और वक्फ के मामले में जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो स्ट्रेंजर्स हैं वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, उनके ऊपर भी वो लागू नहीं होगा। तो कुल मिला के जो मस्जिद इंतजामिया गई थी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, ये कहती हुई कि इस केस को सुना ही ना जाए, उसमें उनको आज नाकामयाबी हुई है।
और जिस तरीके के बात, क्योंकि देखिए इस स्टेज पे अभी एविडेंस नहीं दी गई है, इस स्टेज पे अभी जज को जो डिफेंडेंट हैं यानी मस्जिद इंतजामिया इस मामले में, उनके क्या सबूत हैं, क्या उनका कहना है, उसे देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी जिस तरीके से जज ने डिस्कस की है चीजें, प्लेंट और डिफेंडेंट के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको, उससे मुझे ये लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे कोई बहुत ज्यादा इसमें चेंज होगा फैसला, जब बहस होगी और एविडेंस रिकॉर्ड होगी, उसकी उम्मीद कम लगती है। क्योंकि लॉ के हिसाब से जज ने कोट किया कि काशी विश्वनाथ एक्ट जो 1983 में यूपी विधानसभा ने पास किया था, उसके सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में जो टेम्पल की परिभाषा दी हुई है, उसमें ये पूरा कॉम्प्लेक्स टेम्पल बन जा रहा है। अब अगर ये 1983 में कानून द्वारा इसको टेम्पल माना जा चुका है, तो फिर 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं आज का जजमेंट एक बड़ा सेटबैक है मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लिए। और निधि जी, मैं चलते चलते ये बात कहूं, मैंने कई बार कही है, लोग समझते नहीं, मजहबी मामलात में बहुत ज्यादा कानून पे रिलाई करना अच्छी चीज नहीं। मैं तो कानून सालों से पढ़ाता हूं। आपस में जो धार्मिक कम्युनिटीज हैं उन्हें मिल बैठ कर अपने मसले हल कर लें। अदालतों में केसेस को ले जाना, जो बाबरी मस्जिद का एक्सपीरियंस था उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। और जब आप अदालत में जाते हैं तो एक पार्टी जीतती है और एक हारती है, लेकिन अगर आप बैठ के कोई सेटलमेंट करते हैं तो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है। मैं ये समझता हूं कि अगर इन 5 औरतों की प्रेयर करने का कोई इंतजाम कर दिया जाए या कर दिया जाता तो शायद ये मसला तूल नहीं पकड़ता। ये बहुत आपने अहम बात कह दी कि अगर आपसी बातचीत से ही इन महिलाओं की पूजा अर्चना की अनुमति दी जाती तो ये स्थिति यहाँ पर नहीं आती। और कानून के लिहाज से आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। आगे भी आपने बता दिया कि किस तरह का इस पूरे मामले में जा सकता है ये पूरा मामला। अब लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये महिलाओं ने जो इजाज़त है, साल भर की पूजा की इजाज़त मांगी है, और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं हमारे सहयोगी से बातचीत में कह रहे थे कि 1993 तक तो यहाँ पे पूजा होती रही थी, तो उस पे नहीं आएगा। तो उस लिहाज से, क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह से मैं भी और आप जानते हैं कि एक कानून होता है, फिर आस्था होती है, फिर राजनीति होती है। तो जब राजनीति हावी हो जाती है तब खटास आने लगती है, तब कड़वाहट आने लगती है। आज बहुत अच्छे एक बनारस के, वाराणसी के एक शख्स ने तिलक लगाया हुआ था। उन्होंने कहा कि आए जो भी फैसला, लेकिन हम बनारस के लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, हम अपने गंगा जमनी तहजीब से रहेंगे। लेकिन जब राजनीतिक रंग चढ़ने लगता है तब थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उस लिहाज से अगर मैं राजनीति की बात ना करूं लेकिन कानून की बात करूं, क्योंकि इसके कई डॉक्यूमेंट्स, जो वीडियोस थे वो भी लीक हो गए थे, उससे भी आस्थाएं आहत हुई थी। तो इस पे क्या ध्यान रखा जा सकता है कानून की निगाह में आगे? देखिए निधि जी, ऐसा है कि बाबरी मस्जिद के केस में तो सबूतों की बहुत कमी थी, लेकिन यहाँ काशी के मामले में इस बात के ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं कि इसके कुछ पोर्शन को औरंगजेब ने ढाया था। मुझे ये लगता है कि एक तो खैर धर्म के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और फिर आस्था को लेकर राजनीति, ये तो बहुत ही बुरी चीज है। लेकिन एक जो रिलीजन का इस्तेमाल करके समाज को पोलराइज किया जाए, वोटों की राजनीति हो, वो देश के लिए अच्छी नहीं है। एक मॉडर्न देश में धर्म का जिक्र जितना हमारे यहाँ होता है, मैं उससे वरीड हूं। इतना धर्म सेंट्रल स्क्वायर में, पब्लिक स्क्वायर में, टीवी पर हर वक्त धर्म, ये देश को उन्नति के रास्ते पे नहीं ले जाएगा। अगर धर्म प्राइवेट हो, लोगों में रिलीजियोसिटी कम हो और स्पिरिचुअलिटी ज्यादा हो तो अच्छा है। मुझे ये लग रहा है कि हमारे यहाँ रिलीजियोसिटी बढ़ती जा रही है और स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म बिल्कुल अब नहीं रहा। बिल्कुल, अध्यात्म बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस मामले को इतनी गहराई से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए।
और अब बढ़ते हैं एक और अहम मसले पर। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 6 दिन पूरे हो चुके हैं और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, कई नए विवाद भी इसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। ताजा विवाद कांग्रेस की ओर से जारी एक ट्वीट से हो रहा है, जिसपे कांग्रेस ने एक खाकी हाफ पैंट में आग सुलगते हुए दिखाई है और आपको बता दें कि खाकी पैंट आरएसएस की पोशाक का हिस्सा है। तो बीजेपी ने इस ट्वीट पर आपत्तिजनक बताते हुए तुरंत इसे वापस लेने की मांग की है। इस पर कांग्रेस का जवाब है कि वो बीजेपी की आक्रामकता का जवाब उसी की तर्ज पर देगी। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय केरल से गुजर रही है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से चलने के बाद 5 दिनों में ये अब तक 94 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर हर दिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू मैं हो रही है। ताजा विवाद कांग्रेस की तरफ से ट्वीट की गई उस तस्वीर को लेकर है जिसमें खाकी पैंट में आग सुलगती दिखाई गई है और लिखा है 145 दिन बाकी। देश को नफरत की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए और बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक करने के लिए हम कदम दर कदम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। बीजेपी ने इसे हिंसा को उकसाने वाला ट्वीट बताया है। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। खाकी पैंट आरएसएस की पोशाक का हिस्सा है। कांग्रेस इस ट्वीट को हिंसा फैलाने की नीयत से नहीं बल्कि बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देना बता रही है। RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करने वाले राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पर नहीं गए। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। कांग्रेस ने मेमोरियल के अंदर का वीडियो जारी कर स्मृति ईरानी को जवाब दिया। इससे पहले बीजेपी ने भारत यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनरों पर सवाल उठाया। उसके बाद राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत और फिर विवादास्पद बयान देने वाले पादरी जॉर्ज पोनैया के साथ उनकी मुलाकात पर कांग्रेस इसे बेतुका बता रही है। जब अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और बाहर बोलते हैं गोली मारो, हम अनुराग ठाकुर के साथ तो पार्लियामेंट में हम उनके साथ काम करते हैं। एक वो क्या है, साध्वी निरंजना क्या कहती हैं, क्या कहा उन्होंने, भारत को 2 भागों में बांटा, एक रामजादे और एक कुछ और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। जो गोडसे के पुजारी हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो लोकसभा के सांसद हैं, तो इनके मुंह में नहीं होता बोलने के लिए। पर जो हुआ, लोग आए, किसी ने कुछ किया, किसी ने रिकॉर्डिंग की, उसको फैलाया, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। कांग्रेस अपनी यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और समाज में विभाजन के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस पूरी यात्रा को कांग्रेस के करप्शन से ध्यान बटाने की कोशिश करार दे रही है। यात्रा अभी लंबी है, तू मैं भी लंबी चलेगी, ऐसा अंदेशा है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है बीजेपी के नेता प्रमोद स्वामी, कांग्रेस के नेता संजय निरुपम और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री हमारे साथ हैं। अगर मैं पहले संजय निरुपम आप ही से शुरुआत करूं और आपसे पूछूं, कांग्रेस को क्या जरूरत थी ये फोटो इस तरह से ट्वीट करने की, कंटेनर को लेकर, टी शर्ट को लेकर तो चर्चाएं
थी भारत जोड़ो यात्रा की? आपका तो असल मसला ये था कि महंगाई और बेरोजगारी, इस पर ध्यान लोगों का लाया जा सके। ऐसा है, जो खाकी निकर है ये कोई राष्ट्रीय ध्वज तो नहीं है जिसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक नेशनल कोड है पार्लियामेंट का अप्रूव किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का जो अभियान चल रहा था, जिसमें राहुल गांधी जी ने जो टी शर्ट पहन रखी थी, उस टी शर्ट के ऊपर जो टिप्पणी की जाती है और उसको भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से रिलीज किया जाता है, तो उसका जवाब हमारे देश में राजनीतिक विमर्श कभी इतना नीचे नहीं गया। लेकिन इसको नीचे लाया कौन? यही भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे चुनाव चिन्ह को खूनी पंजा कहा गया। जिस तरीके से नेहरू जी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया और भारतीय जनता पार्टी दबा के षड्यंत्र चलाती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहने का हक है क्या कि निकर में आग मत लगाइए? अच्छा, हमने जब निकर में चलते हुए, तो मुझे तो लगता है कि जिस कलाकार ने ये डिजाइन बनाया, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है और बहुत ही टेलिंग है, बड़ा आकर्षक है। भारतीय जनता पार्टी के दिल में आग लगी पड़ी है। 5 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा एक जबरदस्त माहौल लेकर के आगे बढ़ रही है। पूरे केरल में, तमिलनाडु से जब शुरू हुआ, कन्याकुमारी से जब से शुरू हुआ, तब से लगातार लोग लाखों की संख्या में जुड़ते चले जा रहे हैं और बुनियादी मुद्दे के ऊपर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। अगर जबरदस्त माहौल बना रही है जी संजय जी, तो फिर इसकी क्या जरूरत? प्रमोद स्वामी, आप लोग भी जो मसले उठा रहे हैं, आप देखिए विवेकानंद जी का मसला उठाया, वो कांग्रेस ने तस्वीरें जारी कर दी। क्या वाकई में इस भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी इतनी परेशान हो रही है कि आए दिन, हर दिन कभी टी शर्ट, कभी कंटेनर, इन चीजों को मसला बना रही है? नहीं, बिल्कुल। एक राजनीतिक दल को अपना प्रचार और प्रसार करने का पूरा अधिकार है और राहुल जी जो अपनी पदयात्रा डे पर निकले हैं, वो उनको अधिकार है और इस पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने जो नाम दिया है भारत जोड़ो, तो इस पर एक बहस निश्चित रूप से हो रही है कि क्या आपके जो कार्यकलाप हैं वो क्या भारत जोड़ने के कार्यकलाप कर रहे हैं या भारत तोड़ने के कार्यकलाप कर रहे हैं आप? क्योंकि आप जो एक्ट करते हैं उस एक्ट के ऊपर में पूरे भारतवासियों की निगाह रहती है, क्योंकि आप विपक्ष के एक सम्मानित नेता है। उनकी जो मुलाकात हुई जॉर्ज, मैं इसलिए पूछ रही थी प्रमोद जी, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत और बिल्कुल बेअसर है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन रोज कुछ ना कुछ मसला उठा रही है बीजेपी। क्या कहीं पर आहत है बीजेपी केरल से? मैंने पहले ही कहा कि एक राजनीतिक दल को अपने प्रचार और प्रसार करने के लिए अपने तरीके से कार्यक्रम रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी कतई परेशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि देश में एक शक्तिशाली विपक्ष हो, लेकिन वो विपक्ष क्या कार्य कर रहा है? देखिए आप, जॉर्ज पुनिया साहब जो है, जिन पादरी साहब से इन्होंने मुलाकात की, वो कहते हैं भारत माता के लिए यह जमीन जिसे भारत माता कहते हैं खतरनाक बीमारी है, हम नहीं चाहते कि यह हमारे शरीर को छुए। और उसके बाद में जब राहुल जी उनसे सवाल पूछते हैं कि जीसस के बारे में, तो वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ जीसस ही गॉड है, बाकी आपके जो शक्ति वगैरह है ये कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो भारत की जो संस्कृति है उसमें हम कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है और उसको आराधना करने के विभिन्न तरीके हैं। हमारी संस्कृति में ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है और बाकी किसी और धर्म का जो है वो जानते। संजय निरुपम इसका ठीक है, आपने अपनी बात कही। संजय निरुपम, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? विवादास्पद व्यक्ति से मिलना, कहीं ये भी था कि एक जगह कुछ। मैं सिर्फ एक लाइन और जोड़ करके संजय जी जवाब देता हूँ, मुझको अच्छा लगेगा। दूसरी बात, उन्होंने जो भारत जोड़ो की बात कही, तो जब आप इसको एक राष्ट्रीय नहीं मानते
तो फिर जब आप इसको राष्ट्रीय नहीं मानते तो फिर जोड़ने की बात आप कहां से कर रहे हैं? मेरे को तो जरा समझ में नहीं आया। तो पहले संजय जी ये भी बता दे कि क्या भारत को आप एक राष्ट्र को मानते हैं क्या? जरा अपने नेताजी से पूछ करके, या अगर आपको उन्होंने कहीं कान में कुछ कहा होगा तो बताइएगा। लेकिन हम लोगों ने तो सुना कि राहुल जी तो भारत को एक राष्ट्र भी नहीं मानते। तो आप प्रवक्ता के तौर पर इसको कैसे डिफेंड करेंगे, जरा मैं सुनना चाहूंगा। ऐसा है जी, भारत जोड़ो यात्रा एक सकारात्मक राजनीति की उपज है और इसके तहत हिंदुस्तान में जाति, धर्म और समाज के नाम पे जो बिखरे हुए लोग हैं, जो गरीबी से, भूखमरी से, जो महंगाई से, जो बेरोजगारी से त्रस्त लोग हैं, उन सबको जोड़ने का एक अभियान चल रहा है। और जब लंबी यात्रा चलती है तो वो यात्रा को अलग अलग पड़ाव मिलते हैं। उन पड़ावों पे कई लोगों से मुलाकात होती है और उसकी तहत वो पादरी से मुलाकात है। अब पादरी को बुक किया गया किसी बयान के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी न किसी बयान के लिए बुक किया जाता है। क्या उनसे मिलना बंद कर दिया जाएगा? क्या उनसे जुड़ना नागवार होगा? अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अचानक पाकिस्तान चले जाते हैं, जाके नवाज शरीफ से मिलाते हैं, जिस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को इतना तबाह किया, हिंदुस्तान में लगातार आतंकवाद का निर्यात किया है, तो क्या हम कहें कि वो पाकिस्तान के समर्थक हो गए मोदी जी? तो इस प्रकार की बातों का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल ऐसे पादरी हो या ऐसे मंदिर के पुजारी हो या ऐसे मौलाना हो, इन सभी लोगों से मिलना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के मन में कोई बुरा विचार है तो मिलकर के उसके विचार को बदला भी जा सकता है। और मुझे लगता है राहुल गांधी इसी पवित्र भावना के साथ लोगों से मिलने जा रहे हैं और लोगों से मिलते रहेंगे, मिलना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जितना परेशान होना है राष्ट्र की बात। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हेमंत अत्री जी, उनको लेकर आते हैं। अत्री जी, आप किस तरह से जी राष्ट्र वाले मुद्दे पे जवाब देता हूँ एक लाइन में। ये बार बार इनको परेशानी हो रही है कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कैसे कह दिया राहुल गांधी जी ने। इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये संविधान में लिखा गया है। भारत 5000 साल से भी ज्यादा राष्ट्र है। प्रस्तावना पढ़िए, प्रस्तावना पढ़िए। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द लिखा हुआ है। बहुत बड़े जानकार हैं आप। देखिए ना, भारत एक 5000 साल से पुराना एक राष्ट्र है, एक राष्ट्रीय परंपरा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली हिंदुस्तान को कई राज्यों में बांट के, कई जगह भाषाओं के आधार पर राज्य बना के उनको एक सभी राज्यों को एक हक दिया गया। उन हकों का संरक्षण करने की व्यवस्था संविधान में है और इसकी चर्चा होगी। एक यूनियन ऑफ स्टेट हिंदुस्तान है एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन अगर सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से सोचे तो हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आज नहीं बना, संघ नहीं बना, एकता में अनेकता, हजारों साल पुराना राष्ट्र है। हेमंत अत्री जी, कांग्रेस का जो लक्ष्य रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी में जान आ जाए, थोड़ी सी ऊर्जा आ जाए, वो इस यात्रा से तो सामने आ गई है। फायदा हो रहा है कांग्रेस को? जी निधि जी, राजनीतिक फायदा होगा या नहीं ये तो अभी भविष्य के भविष्यवक्ता हूं मैं, आप भविष्यवक्ता। लेकिन 2 मिनट का अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं इस पूरे मामले को खोलना चाहता हूं आपके सामने। सबसे पहले कांग्रेस ने ये केरला में ही क्यों किया, इसका एक बहुत स्पष्ट कारण है। 1942 में आरएसएस ने केरला के अंदर एंटर किया था और आपको जानकर हैरानी होगी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी जो आरएसएस के जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर कृष्ण गोपाल, उन्होंने 2020 में कहा था कि देश के अंदर सबसे ज्यादा आरएसएस की शाखाएं केरला के अंदर है। पहली बात। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि आरएसएस की इतनी शाखाएं हैं तो केरला में भाजपा मजबूत क्यों नहीं हो पाई? तो उसका जवाब 2016 में भाजपा के ही एकमात्र विधायक ना भूतो न भविष्यते पहले वाले जो थे, जो चुने गए थे 2016 में, उन्होंने ये कहा कि केरला के अंदर भाजपा इसलिए मजबूत नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे लोग और 3 से 4 अखबार रोज पढ़ते। ये तो मैं इसकी बैकड्रॉप बताना चाह रहा था। 1947 से लेकर के 1942 में आरएसएस वहां एंटर की और 1947 में गुरु गोवलकर एक सभा कर रहे थे और जहां पर कथित तौर पे वाम मोर्चा ने उनकी सभा पर हमला किया था। तो ये लड़ाई तब से चल के आज तक चली आ रही है, 75 साल हो गए। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो आज ये एग्रेसिव पोस्टर लिया है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से अहिंसा की पार्टी रही है, गांधी जी की पार्टी रही है। उनको इस तरह का शब्द, अब दोनों बातें मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राजनीतिक संवाद जो है वो सभ्य और शालीनता के दायरे में होना चाहिए, एक बात। लेकिन यह कहते हुए मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा निधि जी, अगर आप इजाजत दें, कि जिस तरीके से केंद्र का मंत्री दिल्ली के अंदर बैठ के ये कहता है कि देश के गद्दारों को या रामजादे या कुछ और, तो इस देश का संवाद, इस देश का पॉलिटिकल नैरेटिव कहां जा रहा है?
केरला के अंदर यह बात कहने का एक अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी ऑल आउट एग्रेसिव है, उसका एक कारण है निधि जी। और जो बीजेपी जितना एग्रेसिव है नॉन इश्यूज के ऊपर, मैं कहना चाहूंगा नॉन इश्यूज के ऊपर, इश्यूज क्या है? महंगाई और बेरोजगारी और भारत जोड़ो और सांप्रदायिक सद्भाव। और बीजेपी किन चीज को इशू बना रही है कि स्वामी विवेकानंद के आने गए केंद्र की मंत्री स्पष्ट झूठ बोल रही है देश के सामने, और कोई माफी मांगने वाला नहीं है, कोई माफी देने वाला नहीं है। आप कौन सी शर्ट पहन रहे हैं वो पार्टी पूछ रही है जिनका प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए की शर्ट पहनता है। वो किस कंटेनर में चल रहे हैं वो पार्टी पूछ रही है जिनका प्रधानमंत्री 8500 करोड़ रुपए के जहाज में चलता है। बीजेपी ने नैरेटिव लूज कर दिया है, बेचैनी है, और उसका कारण बताता हूं मैं आपको क्या है निधि जी। 100वां महीना चल रहा है बीजेपी की सरकार का केंद्र में, और उनको विपक्ष की आदत नहीं रही। 100वां महीना है, आज से ठीक 15 दिन बाद मोदी जी को शपथ लिए हुए 100 महीने हो जाएंगे। बीजेपी को जब विपक्ष की आदत ही नहीं रही तो वो यही सब करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का ऐसे में मुख्य विपक्षीय दल होने के नाते ये और बड़ा दायित्व बन जाता है कि वो इस तरह की चीजों में फंसे ही ना कि नैरेटिव स्लिप हो। जो उनका मुद्दा है, रोजगार है, जो देश के अंदर महंगाई है, जो देश के अंदर जीडीपी है, जो अंदर देश के अंदर बेरोजगारी है, वो सारे इश्यूज हो। जान पूछ करके आज आप देखिए आज क्या हुआ। मैं निधि जी अगर आप मुझे 30 सेकंड और दें, ज्ञान व्यापी को लेके आपने मुझे कहा कि बात की जाएगी, लेकिन शायद वो शेड्यूल चेंज हो गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। इस देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सबसे बड़े कोर्ट ने फैसला दिया, अगर आप मुझे इजाजत दें, उन्होंने क्या न्यायिक फैसला दिया बाबरी मस्जिद को लेके? नहीं, उन्होंने एक पंचायती फैसला दिया। और उस फैसले के अंदर क्या था कि किसी को जीत और हार की भावना महसूस ना हो, और उन्होंने ऐसा फैसला दिया कि दूसरे पक्ष को भी कुछ जमीन दी जाए कि वो अपनी मस्जिद बना सके। क्या इस देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक चुनाव के मुद्दे होंगे? क्या इस देश के अंदर धर्म और आस्था के मुद्दे होंगे? क्या इस देश की राजनीति का कभी धर्म भी होगा, या इस देश में धर्म की राजनीति चलेगी? निधि जी, मैं एक पत्रकार होने के नाते आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम इस देश को एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पे ले जाना चाहते हैं या रिग्रेसिव सोसाइटी के रूप में? ठीक है, वो आपने बात, आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो मसला था वह भारत जोड़ो यात्रा भी समझ रहे थे। मैं जवाब दे सकता हूं इनको? मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही थी, क्योंकि फैजान मुस्तफा से हमने बात की, उन्होंने पक्ष सामने रखा है। मैं कानून के उस पर नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन अपने आप में जो प्रमोद स्वामी, अगर आप जवाब देना चाहें, इनका ये आरोप है कि बीजेपी को तो अब आदत ही नहीं रही कि कोई विपक्ष हो। तो जो विपक्ष और जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी पोस्चरिंग बदल दी है, जो ये अग्रेसिव पोस्चरिंग, जो कांग्रेस एक तरह से बिल्कुल शीतल पड़ी हुई थी, वो अग्रेसिव पोस्चरिंग की क्या बीजेपी बिल्कुल अब हैरान है उससे? हाँ, बहुत एग्रेसिव राजनीति कांग्रेस ने चालू की है। अमेठी से जो इनका गढ़ था वहां से पलायन कर करके ये केरल पहुंच गए, और केरल में पीएफआई को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पोशाक को इन्होंने आग लगा कर करके देश को जोड़ने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही एग्रेसिव राजनीति है। और इस राजनीति का, एग्रेसिव राजनीति का अगर देश की जनता सम्मान करना चाहे तो देश की जनता इस बात को तय करेगी आने वाले समय में। लेकिन मूल सवाल क्या है? जहां 80 सीटें वहां से आप पलायन कर रहे हैं, आप जीत नहीं पा रहे हैं। अगर देश की जनता आपको 2014 में आप करीब 40 सीट जीते हैं और बाद में 2019 में करीब 50-52 सीट जीतते हैं, तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? अंत में संजय निरुपम से ले लेती हूँ। संजय निरुपम जी, सीपीएम भी थोड़ी नाराज नजर आ रही है। सीपीएम ने भी ट्वीट कर दिया है कि केरल में तो अब 18 दिन है और यूपी में अब सिर्फ 2 दिन है। ये भारत जोड़ो या सीट जोड़ो यात्रा है? जरा बता दीजिए अंत में, और जवाब भी दे दीजिए प्रमोद स्वामी जी का। सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी ने जो कहा है कि हम लोग चुनाव हार गए 2014 में, 2019 में। हाँ ठीक है, चुनाव हारे, कई चुनाव हार गए, लगातार हार रहे हैं। इसका मतलब क्या है? लोगों के बीच जाना हम बंद कर देंगे? क्या लोगों पे सवाल उठाना हम बंद कर देंगे? जो बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी और भुखमरी का वातावरण मोदी सरकार ने पूरे देश में बना रखा है, क्या उस वातावरण के ऊपर हम चुप्पी साध लें? भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा सर्वथा गलत है। एक अपोजिशन में रहने के नाते निश्चित तौर पर हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि लोगों के जो प्रश्न, मेरे पास समय इतना है, जायज सवाल स्थापित किया जाए। दूसरी बात जो आपने क्या सवाल किया, मैं दिमाग से उतर गया, क्या सवाल था? फिर से याद दिला सकते सवाल? नहीं, बस मेरे पास समय इतना है। मेरे डायरेक्टर मुझे लगातार वही कह रहे हैं, सीपीएम ने आप लोगों पे वार करा है कि आप लोग केरल में तो 18 दिन है और 2 दिन यूपी में, लेकिन यूपी में ज्यादा सीट्स होनी चाहिए। बहरहाल
ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वाकई में चर्चा का विषय बन गई है, लेकिन जिस तरह के मसले जो चर्चा में हैं वो अपने आप में सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसका असर ये भी माना जा सकता है कि कुछ असर तो हो ही रहा होगा, तभी बीजेपी के लगातार आरोप हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट लेके आएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। कोरोना के बाद अब भारतीय रेलवे कमाई की राह पर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल के 5 महीनों से रेलवे की कुल कमाई 38% बढ़ी है। पैसेंजर से होने वाली कमाई में तो 116% की बढ़ोतरी हुई है, पर आखिर इस बढ़ोतरी की वजह क्या है, देखिए परिमल कुमार की रिपोर्ट। घाटे में दौड़ती रेलवे ने कमाई की पटरी पर रफ्तार पकड़ी है। लंबे वक्त तक रही कोरोना की मार, लेकिन अब कमाई की रफ्तार। कमाई बढ़ने की कई वजह जानकार बताते हैं। कोरोना से पहले रोज 1768 मेल एक्सप्रेस चलती थी, अब वो बढ़कर 2000 के करीब हो गई हैं। फिलहाल 2700 पैसेंजर ट्रेन है, इनमें करीब 70% पैसेंजर ट्रेनों के आगे नंबर में 0 लगा है, यानी उनमें अब भी कोरोना के वक्त लागू मेल एक्सप्रेस का किराया ही लिया जा रहा है। इससे रेलवे को 100 से 125 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। कई कैटेगरी में मिलने वाला रेलवे कंसेशन भी अब सिमट गया है। वहीं कोल, ऑटोमोबाइल के रैक्स में पिछले साल की तुलना में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही पार्सल और ई ऑक्शनिंग ने भी राजस्व बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। गाड़ियों की संख्या 250 से 300 गाड़ियां ज्यादा बढ़ा दी गई हैं रोजाना। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोविड के काल में जिन पैसेंजर गाड़ियों में जिन्हें बहुत कम किराया लगता था, उन पर हमने मेल एक्सप्रेस का किराया लेना शुरू किया था। अभी तक ऐसी बहुत सी सारी गाड़ियां हैं जिन पर हम वही किराया ले रहे हैं। नंबर 4 हमने सीनियर सिटीजन वगैरह को देने वाली सारी सुविधाएं बंद कर दी। डायनेमिक फेयर प्राइसिंग में किराया इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि पहले से डबल ट्रिपल हो जा रहा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।